वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन मूड में दिखाई दिए। सीएम धामी ने पहली कैबिनेट बैठक में राज्य में सिविल यूनिफॉर्म कोड के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। सुदर्शन न्यूज पर आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम अहम जानकारियों के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सीएम पद की शपथ दूसरी बार लेने के बाद एक्शन मूड में लगातार दिखाई दे रहे हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में विजिलेंस विभाग के ऐप भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐप का क्रियान्वयन मजबूती से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐप पर जो भी शिकायतें आती हैं उनका भी समाधान किया जाएगा। अगर किसी शिकायतकर्ता की शिकायत विजिलेंस से संबंधित नहीं है तो उसे सीएम हेल्पलाइन और संबंधित विभाग को भेजा जाए। ये भी सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतकर्ता की तरफ से जो शिकायत की गई है उसे स्टेटस अपडेट की पूरी जानकारी मिले। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सतर्कता विभाग के 2 इंस्पेक्टर को विवेचना करने के लिए टैबलेट भी प्रदान किए और सतर्कता विभाग के अन्य कार्मिकों को भी विवेचना के लिए टैबलेट दिए जाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि उत्तराखंड में इन दिनों एक बड़ी आपदा आने के संकेत मिल रहे हैं। यह आपदा वनाग्नि से जुड़ी हुई है। राज्य में जिस तरह से जंगलों की आग अपने पांव पसारने लगी है उससे आने वाले दिनों में एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। बहरहाल मौजूदा स्थिति यह है कि बीते 24 घंटे में उत्तराखंड में 68 अलग अलग क्षेत्रों में जंगलों में आग लगी है, जिनमें 300 हेक्टेयर से अधिक जंगल जलकर राख हो गए हैं। इसी विषय पर एक खास रिपोर्ट देखिए आप। उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग का तांडव दिखने लगा। दिनों दिन आग की घटनाओं में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। चिंता की बात यह है कि वन विभाग के पास कागजों में इसका प्लान तो है, लेकिन समाधान नहीं। वैसे इसका समाधान महकमे के बस की बात नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आग की ये घटनाएं हो कैसे रही हैं, इसका वन विभाग के पास कोई जवाब ही नहीं है। आपको बता दें कि जंगलों में आग लगने की 2 वजह मानी जाती है। पहला प्राकृतिक और दूसरा इंसानों द्वारा लगाई गई आग। ज्यादातर घटनाओं के पीछे लोगों की लापरवाही वजह होती है। देहरादून डिवीजन मूलतः एक मैदानी इलाका है, जिसकी वजह से यहाँ पे आग की अगर कोई छुटपुट घटना होती भी है तो स्टाफ तत्काल मौके पर पहुंच करके उस आग को बुझाने का काम करता है। हमारे इस प्रभाग में कुल 8 रेंजों के जो 32 क्रूज स्टेशन हैं, सभी क्रूज स्टेशन पर स्टाफ की और आवश्यक संसाधनों की तैनाती कर दी गई है। और हमारे मास्टर कंट्रोल रूम और हमारे क्रूज स्टेशन तथा आपदा कंट्रोल रूम सब पे वायरलेस से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एफएसआई से अलर्ट्स भी आते हैं, जिससे हमें आग की त्वरित सूचना तत्काल मिल जाती है। और सूचना प्राप्त होते ही अगर ऐसी कहीं छुटपुट कोई जानकारी आती भी है तो उसे बुझा लिया जाता है। वैसे कोशिश की जा रही है कि किसी भी क्षेत्र में आग की कोई घटना न होने पाए। वन विभाग ने इतने सालों में ऐसी घटनाओं के लिए कितने मुकदमे किए, कितने लोगों को जेल की हवा खिलाई, इसका आंकड़ा देखकर ही समझा जा सकता है कि वन विभाग बेहद लापरवाह है या फिर लोग जंगलों को लेकर लापरवाह हैं और इसलिए आग की घटनाएं होती हैं। फॉरेस्ट फायर को लेके वन विभाग पूर्ण से तैयार है। हमारे जितने भी क्रूज स्टेशन हैं, लगभग हर जिले में हमने 40 के आसपास क्रूज स्टेशन बनाए हैं और डिस्ट्रिक्ट का जो जिला अधिकारी की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट प्लान है वो भी हमारी तैयार है। और हम जो स्थानीय लोग हैं, चाहे वन पंचायत हो या अन्य ग्राम पंचायत हो, उनसे भी हम लगातार संपर्क में हैं कि कोई भी आवश्यकता पड़े तो उनका भी सहयोग लिया जा सके। इसके साथ साथ हमारे 40 मॉडल क्रूज स्टेशन भी बने हैं, जो कि पूरी तरह 24 घंटे वहाँ पे क्विक रिस्पांस टीम के साथ तैयार रहते हैं। कोई भी घटना मिलती है तो तुरंत उस पर हम एक्शन लेते हैं। इसके साथ साथ इसका जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, उनसे हमने एक मोबाइल ऐप भी लिया है, जिसके माध्यम से कोई भी स्टाफ भी उसको ऐप को डाउनलोड करके और कोई जन सामान्य भी उसको डाउनलोड करके अगर फायर पे उसका फ़ोटो लेके भेजता है तो पूरे कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं और तुरंत जो हमारा नियरेस्ट क्रूज स्टेशन होगा उसको सूचना चली जाएगी चौकी पर क्रूज स्टेशन से। उससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो जितना जल्दी हमारी टीम मौके पे पहुँचे सूचना मिलने पे तो फायर को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। तो इस तरह हम पूरी तरह तैयार हैं कि प्रदेश में कहीं भी अगर वन अग्नि की सूचना आती है तो हमारी टीम वन विभाग सब लोगों के साथ मिलकर उस पर बुझाने। उत्तराखंड में 15 फरवरी से 3 अप्रैल तक कुल 167 वनों में आग लगने की घटनाएं हुई हैं और इसमें आरक्षित वन क्षेत्रों में 129 घटनाएं तो सिविल वन पंचायत क्षेत्रों में 48 घटनाएं हुई। पिछले 1.5 महीने में करीब 214.11 हेक्टेयर वन क्षेत्र इस आग से प्रभावित हुआ। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र का 138.21 हेक्टेयर क्षेत्र है, जबकि सिविल वन पंचायत 75.2 हेक्टेयर है। इस तरह प्रदेश को पिछले 1.5 महीने में 6 लाख वन संपदा का नुकसान हो चुका है। देखिए, ये जो वन्य जीव मानव का जो एक संघर्ष है, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, संवेदनशील है, क्योंकि किसी भी दशा में चाहे जानवर मारा जाए या किसी भी आदमी की कैजुअलिटी हो या फसलों की क्षति हो या घरों को नुकसान हो, ये पूरा ये परिस्थिति ऐसी है कि इससे हर हालत में हमें इससे बचना है। एक तरफ हमें वन्य जीव का संरक्षण करना है, दूसरे तरफ हमें आदमी को साथ लेके ये प्रयास किया जाना है कि हमारा वन्य जीव के साथ टकराव ना हो, बल्कि हम इनके साथ जिएं। तो इसी को लेके पूरी प्लानिंग हो रही है और प्रोसेस चल रहा है। दरअसल आग लगने की घटनाएं वन पंचायत के जंगलों की बजाय आरक्षित वनों में ज्यादा दिखाई देती हैं और ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि वन क्षेत्रों में प्लांटेशन को लेकर जो गड़बड़ी के सवाल उठ रहे हैं, कहीं इन आग की घटनाओं का उसमें कोई सीधा कनेक्शन तो नहीं है। वैसे तो ये जांच का विषय है, वहीं प्रमुख वन संरक्षक का कहना है इस मामले में सभी को निर्देश दिए गए हैं कि उचित व्यवस्था की जाए, स्थानीय लोगों को साथ लेकर आग कंट्रोल करने के प्रभावी इंतजाम किए जाएं। फिलहाल उत्तराखंड में वन विभाग द्वारा आग बुझाने के लिए हाई टेक्निक का भी प्रयोग किया जा रहा है। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्ण कुमार की रिपोर्ट। तो इसी बीच आपको बता दें कि हमारे सहयोगी कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। उनका रुख कर लेते हैं। कृष्णा, जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, इस विषय पर जो विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल अभिषेक, देखिए उत्तराखंड के जंगलों में जो आग है वो 15 फरवरी से लगातार लगते हुए आ रही है, जो अपने पांव जो है वो दिन बर दिन पसारती जा रही है, क्योंकि हमने देख रहे हैं कि मैदान से लेकर पहाड़ों तक जो जंगल है उनमें आग का तांडव जो है वो लगातार जारी है और काफी उसमें वन विभाग भी प्रयास कर रहे हैं आग बुझाने के लिए, लेकिन वन विभाग काफी हद तक सक्षम नहीं है, जिस वजह से उत्तराखंड में हर साल 5,000 हेक्टेयर जमीन का जो है वो किसानों को नुकसान हो जाता है, क्योंकि इन दिनों हम देख सकते हैं गेहूं की फसल भी अच्छी खासी होती है मैदानी क्षेत्रों में, तो उसमें भी काफी नुकसान जो है आम लोगों को हो जाता है आग लगने की वजह से। लेकिन वन विभाग के पास इससे बचाने के लिए और आग ना लगने के कोई भी समाधान नहीं है, सिर्फ कागजों में उनके पास जो है वो हमेशा प्लान रहता है, लेकिन वजूद में और असलियत में ग्राउंड जीरो पर उनकी कोई भी कार्यवाही नहीं दिख जाती है। हालांकि वन विभाग जो है इस बार दावे भी कर रहा है कि इंडियन रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट की मदद से एक ऐप बनाया गया है, जिस ऐप में अगर कोई व्यक्ति किसी जंगल में लगी हुई आग की फोटो भेजेगा तो उस ऐप के जरिए से विभाग के पास पूरा डाटा पहुंच जाएगा, जिसके बाद उसकी लोकेशन जांच कर जो है विभाग अपने तमाम जो समाधान है वहां पे भेजेगा। उपकरण जो है आग बुझाने के लिए वो तमाम उस जगह पर जाएंगे और आग बुझाने का कार्य वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी करेंगे। लेकिन अगर हम विशेषज्ञों की बात करें तो उनकी काफी अहम राय जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि विशेषज्ञों का साफ कहना है कि अगर से वन विभाग अभी से कंट्रोल नहीं कर पाया उत्तराखंड में जंगलों में जो आग लग रही है, उससे आने वाले समय के लिए बहुत ही बड़ी वन अग्नि की आपदा के संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा था कि जिस तरीके से उत्तराखंड के जंगलों में एक तरीके से तांडव आग का मच गया था, केंद्र सरकार की मदद से जो हेलीकॉप्टर लिए गए थे, फिर
हेलीकॉप्टर के माध्यम से सावरिंग पानी की उन क्षेत्रों में करवाई गई थी, जिसके बाद से तमाम राहत जो है उन जंगलों में महसूस हो पाई थी। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार के लिए और वन विभाग के पास एक तरीके से बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जंगलों में आग जिस तरीके से भीषण गर्मी में अभी से लगनी शुरू हो गई है, तो आने वाले दिनों में जून की गर्मी में किस तरीके का ये आलम होगा, ये देखने वाली बड़ी बात चुनौतियां तमाम होंगी यहाँ पर वन विभाग के सामने। लेकिन जानकारी आपसे यहाँ पर यह भी लेना चाहेंगे कि जो वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, उनको लेकर क्या कुछ कार्य, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर हम वन्य जीवों की बात करें तो प्रशासन और वन विभाग के तमाम हर साल ही दावे रहते हैं कि हम सबकी सुरक्षा के इंतजाम करते हैं। लेकिन जब फायर सीजन शुरू होता है, जैसे कि अभी से ही तमाम जगहों से घटनाएं जो हैं वो सामने आने लग गई। क्योंकि अगर हम बात करें रामनगर क्षेत्र की, तो बहुत ही बड़ा जिम कॉर्बेट पार्क का वहाँ पे क्षेत्र आता है, जहाँ पे हर साल ही सैकड़ों जानवर जो हैं वो आग में जलकर एक तरीके से राख हो जाते हैं, काफी लोग मर जाते हैं। तो इस वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इस पर भी नजर बनाया हुआ है। तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं जो हर साल ही किए जाते हैं। तो मैंने आपको जिस तरीके से बताया, वन विभाग के पास सिर्फ कागजों में इसका प्लान है, लेकिन इससे निपटने के लिए कोई समाधान नहीं वन विभाग के पास दिखता है। क्योंकि वन विभाग हर साल ही दावे करता हुआ आता है, दावे उनके जो है आग की तरह जंगलों में जलते हुए हमेशा हर साल दिखाई देते हैं। क्योंकि हमेशा जो है हजारों हेक्टेयर की जमीनों का जो पहाड़ से लेकर मैदान तक नुकसान होता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से वन विभाग एक दावे कर रहा है कि मोबाइल ऐप एक इंडियन रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट की मदद से तैयार किया गया है, उस ऐप में अगर कोई व्यक्ति जंगल में लगी आग की फोटो भेजता है तो उसकी लोकेशन वन विभाग के पास पहुंच जाएगी। तमाम फिर उपकरण जो है वो वन विभाग की तरफ से भेजे जाएंगे, वहां पे तरीके से आग बुझाने के लिए जो कार्य हैं वो आगे बढ़ाए जाएंगे। लेकिन ये दावे देखने वाली बड़ी बात होगी कि कितने हकीकत में निकलते हैं, क्योंकि वन विभाग की माने तो हर साल ही ऐसे दावे करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसे धरातल पर नहीं उतरते हुए दिखते हैं। जी कृष्णा, जानकारी आपसे यहाँ पर भी लेना चाहेंगे कि क्या आपने किसी वन अधिकारी से बात करने का प्रयास किया हो इस विषय पर, उसने कोई जानकारी दी हो, कुछ कहा हो इस पूरे विषय पर? बिल्कुल, देखिए, अभी हम सुन ही रहे थे वन संरक्षक को, जिन्होंने कहा है कि हमने सारे इंतजाम कर लिए। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद जो है वन विभाग की समीक्षा करी थी कुछ दिनों पहले, और उन्होंने तमाम जो आदेश है अधिकारियों को दिए थे, उन्होंने साफ निर्देश दिए थे कि उत्तराखंड के जंगलों में इस बार जो है आग पर आपके द्वारा जो है वो काबू पाना चाहिए। अगर कहीं पर भी विकराल रूप आग लेती है तो उसकी जिम्मेवारी जो है वहाँ का वन अधिकारी होंगे, फिर उस पर गाज गिरना संभव है, जिसके बाद से वन महकमा। बिल्कुल उम्मीद हम भी यही करते हैं कृष्णा के जिस तरीके से तमाम दावे किए जा रहे हैं वो दावे जमीनी स्तर पर भी देखने को मिले और कार्यवाही जो है वो ऐसे अधिकारियों पर हो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए भी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि सरोवर नगरी नैनीताल में पुलिस उप महानिरीक्षक कुमाऊं मंडल डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया और गोष्ठी में अपराध स्थिति और कानून व्यवस्था की समीक्षा के अतिरिक्त जनपदों में लंबित विवेचनाधीन अभियोग, वंचित अपराधी बरामदगी और गिरफ्तारी संपन्न वारंटों, तामीली और मालखानों में मालों के निस्तारण और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की गई। गोष्ठी में डॉक्टर भरणे ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन और ऑनलाइन प्राप्त होने वाली शिकायतों पर त्वरित समाधान किया जाए। और इस दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर नीलेश भरणे ने जनपदों से चुनाव के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले 6 जनपदों के लगभग 100 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में राज्य में सिविल यूनिफॉर्म कोड के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। अब इसे लागू करने के लिए एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसे सुप्रीम के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इसका ड्राफ्ट जल्द ही तैयार होगा और उन्होंने यह भी कहा कि देवभूमि को बेहतर प्रदेश बनाने में उनकी सरकार जुटी हुई है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि में 2 धाम यात्रा के लिए जल्द ही यात्री रेल से भी जा सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 2024 तक ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम संपन्न हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि उत्तराखंड में 3 मई को 4 धाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है, जिसके लिए चारों धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में तैयारियां शुरू हो चली हैं। यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री धाम से होती है, जिसके बाद श्रद्धालु गंगोत्री और बद्रीनाथ, इसके बाद केदारनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को अध्यक्ष
अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मां यमुना यानी कि यमुनोत्री के कपाट देश और दुनिया के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसकी चैत्र शुक्ल अष्टमी और मां यमुना के जन्मोत्सव के पावन पर्व पर यमुनोत्री मंदिर समिति के तीर्थ पुरोहितों ने मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली में यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का समय तय किया है। आज चैत्र शुक्ल षष्ठी माँ यमुना जी के जन्मोत्सव, जिसे यमुना छठ भी कहते हैं, इस पावन पर्व की संपूर्ण देशवासियों प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ यमुना जी के इस मंदिर में आज हम तीर्थ पुरोहित यमुनोत्री धाम के इस पावन अवसर पर माँ यमुना जी के जो कपाट खुलने हैं उसका शुभ मुहूर्त आज तय किया गया। इसमें माँ यमुना जी का जो उत्सव विग्रह है वो यहाँ से 8:30 बजे प्रातः 3 मई अक्षय तृतीया को 8:30 पर माँ यमुना जी की डोली यहाँ से प्रस्थान करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और आपको बता दें कि श्रीनगर एसडीएम अजयवीर सिंह के नेतृत्व में टीम ने स्टोन क्रशरों पर औचक निरीक्षण किया और इसके बाद आपको बता दें कि श्रीनगर में प्रशासन ने 2 स्टोन क्रशरों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। श्रीनगर में गंगा दर्शन के पास चल रहे स्टोन क्रशर पर सबसे ज्यादा 1 करोड़ 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा धारी देवी के पास संचालित स्टोन क्रशर पर 5 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। रेलवे कंपनी के स्टोन क्रशर के भंडारण में भी कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिसमें खनन विभागों को जांच के आदेश दिए गए हैं और प्रशासन की टीम इन दिनों स्टोन क्रशरों के खिलाफ कार्रवाई करने में लगी हुई है। प्रशासन की टीम को जहां पर भी गड़बड़ी की जानकारी मिल रही है वहीं टीम जांच के लिए जा रही है और जांच में शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई भी की जा रही है। श्रीनगर क्षेत्र में प्रशासन ने 2 स्टोन क्रशरों के खिलाफ कार्यवाही और तीसरे की जांच के लिए खनन विभाग को बोला है। ये कार्यवाही राजस्व और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने की थी। वहीं एसडीएम अजयवीर सिंह ने कहा कि क्रशर के उप खनिज का अवैध भंडारण मिला है, जिस वजह से स्टोन क्रशर के खिलाफ सख्त कार्यवाही की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। हमारे और खनन विभाग के संयुक्त जांच में 3 क्रशर की जांच करी गई थी। एक अक्षता स्टोन क्रशर था और 2 जो हमारी रेलवे परियोजना चल रही है उसके अंतर्गत ऋत्विक और मैक्स के क्रशर थे। तो अक्षता स्टोन क्रशर पे तो हमारी अवैध भंडारण के तहत 1 करोड़ 2 लाख 83,000 कुछ की पेनल्टी बैठ रही है और ऋत्विक वालों का अगर वो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते तो उनकी बैठ रही है 5,95,952 और मैक्स की जो 10% की परमिसिबल लिमिट होती है तो उनका जो ज़्यादा भंडारण है उसके अंदर ये तो उन पर पेनल्टी नहीं आ रही है। तो वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में उस समय हड़कंप मच गया जब ऋषिकेश के मीरानगर गली नंबर 14 में एक घर में गुलदार घुस गया, जिससे आसपास के लोगों में दहशत आ गई और स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत ही वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ने का प्रयास किया और आसपास के लोगों ने कहा कि गुलदार एक निर्माणाधीन भवन के अंदर घुसा और इस दौरान ऋषिकेश रेंज अधिकारी ललित मोहन सिंह नेगी और एक कर्मचारी निर्माणाधीन भवन के अंदर गुलदार को पकड़ने के लिए गए। जैसे ही वो कमरे में घुसे गुलदार वहां से बाहर की ओर भाग निकला। इस दौरान गुलदार ने रेंज अधिकारी को भी घायल कर दिया। ये तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हैं। तो वहीं लालकुआं में नगर पंचायत कार्यालय के पास गरीबों के लिए बने 100 कमरों के आवंटन की प्रक्रिया नगर पंचायत प्रशासन ने तेज कर दी है। जानकारी देते हुए नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी पूजा टामटा ने कहा कि जिसमें 20 अप्रैल आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रखी गई है। इसके बाद आवेदनों की स्क्रूटनी की जाएगी और उसके बाद अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना का लाभ नगर पंचायत के अंतर्गत रहने वाले लोगों के लिए है और जल्द ही सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कमरों का आवंटन कर दिया जाएगा। नगर पंचायत लालकुआं द्वारा जो 100 आवासों का आवंटन होना था, इसकी प्रक्रिया जो है काफ़ी समय से गतिमान थी, जिस हेतु एक टीम का भी गठन किया गया था। टीम ने 100 लाभार्थियों का चयन किया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते उसमें 14 जो लाभार्थी हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए, जिनको पुनः गठन किए जाने जिनका पुनर्चयन किए जाने हेतु एक प्रस्ताव और वोट में रखा गया था। और अभी वर्तमान में उन जो 14 लाभार्थी कम हो गए थे
उनका भी चयन कर लिया गया है। अब जो है इसका आवंटन निश्चित तौर पे इस महीने में कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते खबर इस बीच लालकुआं से, जहां पर हड़कंप मच गया और ये हड़कंप उस वक्त मचा जब पास के क्षेत्र बिंदु खत्ता में गांधीनगर निवासी कृषक के घर में अचानक आग लग गई और चपेट में आए गैस सिलेंडर के फटने से पूरा मकान और गौशाला जलकर खाक हो गई। 4 मवेशियों की मौत हो गई और देर रात में आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट और तहसीलदार सचिन कुमार ने घटनास्थल का मुआयना भी किया और बता दें कि बिंदु खस्ता क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड में मकान और गौशाला पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है, जबकि कई मवेशियों की भी जलकर मौत हो गई। और घटना की गंभीरता को देखते हुए रात में ही तहसीलदार सचिन कुमार एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढाढ़स दिया और फिलहाल मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्ति नगर ब्लॉक में गर्मियों का मौसम शुरू होते ही उत्तराखंड में आग की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। ताजा मामला देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र का है, जहां पर बीते 2 दिनों से कीर्ति नगर, हिंदोला, खाल, बड़ियारगढ़ और सेनेद्री में आग के कारण कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर राख हो गई है और इस वनाग्नि के कारण पेड़ पौधों के अलावा जंगली जानवरों की जान पे भी खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि अब वनों की आग कीर्ति नगर के रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच गई है और ऐसे में आग की चपेट में इन इलाकों में लगे फलदार पेड़ भी आ गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां पर पीडब्ल्यूडी की तरफ से सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिससे लग रहा है कि तारकोल गर्म करने के लिए लगाई गई आग ही जंगलों में फैल गई है। ग्यारह बजे हमें सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पटवाड़ा के सिविल क्षेत्र में आग लगी है। हमारे क्षेत्रीय कर्मचारियों और वन पंचायत के सदस्यों द्वारा इस आग पे काबू पाया जा रहा है और अन्य किसी क्षेत्र में कोई आग अभी नहीं है। ग्राम पटवाड़ा के सिविल जंगल में आग लगी थी, जिसे देर शाम 7 बजे काबू पाया गया है। अब क्षेत्र में कोई आग नहीं है। वाले नीचे कर रहे हैं काम, उनके द्वारा लगाई गई। अच्छा, सड़क पे जो काम चल रहा है ऐसा प्रतीत होता है, मैं ऐसा लग रहा है कि वहीं से स्टार्ट हुई आग। अच्छा, क्या क्या आप नष्ट हुआ है इसमें आपका? नष्ट में इसमें अमरूद के पेड़, आम के पेड़, भीमल का घास के सारे पेड़। तो वहीं उत्तराखंड में आगामी 3 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने अपनी ओर से तैयारियां जो हैं वो पूरी करनी शुरू कर दी हैं और अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। यात्रा मार्ग और यात्रा से संबंधित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं और आपको यह भी बता दें कि गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई और 6 मई को, केदारनाथ धाम के कपाट दर्शन के लिए खुल जाएंगे और 8 मई को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग भी जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी है, जिसको देखकर लग रहा है कि इस साल चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा। इसके लिए प्रशासन अब पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है और पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर लगातार मॉनिटरिंग जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर चारधाम यात्रा की तैयारी की जा रही है। केदारनाथ में बनी आदिगुरु शंकराचार्य की विशाल समाधि भी इस बार सभी लोगों के दर्शन के लिए खुली रहेगी। आपको बता दें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिस पर कई काम यात्रा से पहले ही पूरे कर लिए जाएंगे। देखिए, इस बार जब यह माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर इस विषय पर जब चर्चा की गई थी, तो अब ये निर्णय लिया गया था कि इस बार जो यात्रा पे आएंगे हम सभी का रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी कर ले। तो उसके लिए वो पोर्टल जो है, जो उस पे पोर्टल पर, हमारे टूरिज्म के पोर्टल पर सभी का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही में लगभग 200 फिजिकल रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बना दे रखी है। उसमें कियोस्क होंगे या फिर हैंडहेल्ड डिवाइसेस होंगे, जिनके माध्यम से सभी यात्रियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। चूँकि इतनी ट्रांसपेरेंट तरीके से कभी आज तक वहाँ पर गिनती नहीं हुई है, इसलिए अभी शासन को कदाचित ये संभव नहीं है कि आज की डेट में कोई उसमें नंबर्स लगा दे।
साथ ही जो है वो स्थानीय कंसल्टेशन, स्थानीय प्रशासन का कंसल्टेशन, ये चीज़ें भी करने की आवश्यकता है। लेकिन एक पहला ये ज़रूरी हो जाएगा हम लोगों को रजिस्ट्रेशन से ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमें पता चलेगा कि 3 दिनों के बाद केदारनाथ में आपके कितने लोग रहेंगे, 4 दिनों के बाद कितने रहेंगे। फिर तत्कालीन जैसी समस्या है, तत्कालीन जब व्यवस्था है, उसको देखते हुए कोई अगर नंबर्स में कमी ज़्यादा करनी है तो वो स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाएगा और उसको फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर बाकी व्यवस्था काम करेगी। तो वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के टीकाकरण को लेकर जागरूक किया। जब शुरुआत में लोग टीका केंद्रों में आने से घबरा रहे थे, तब स्वास्थ्य विभाग ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया था और इसके बाद बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी का टीका केंद्रों में आना शुरू हुआ। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने डर से टीका नहीं लगाया, लेकिन अब वे टीके की दोनों डोज लगवा चुके हैं और कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए देश में जनवरी 2021 में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। इसमें सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया गया। तब टीकाकरण के लिए लोगों के मन में डर भी था कि तेज बुखार आने के साथ ही कमजोरी हो रही है और कई लोग बीमार हो रहे हैं। इसके बाद कई लोगों ने टीका केंद्रों का रुख तक नहीं किया और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिम्मा उठाया कि लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग ने सोशल मीडिया के सहारे लोगों को जागरूक किया और लोगों का आना भी फिर टीकाकरण केंद्रों पर शुरू हुआ। चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।